गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना शशांक चक्रवर्ती फिर से आपके पास अपना आरबीएससी 12th बोर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सेकंड लेक्चर लेके आ गया हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट तक ही बताया था और फर्स्ट पार्ट तक में मैंने करके आपको ओवर कर दिया था कि हाँ बेटा आप फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि बच्चा एक दिन में अंदर कितना पढ़ पाता है, इतना ही पढ़ पाता है कि भाई जिसमें वो फर्स्ट बुक कंप्लीट कर सके। देन सेकंड डे मतलब आज का दिन वो अपना सेकंड बुक कंप्लीट करेगा। तो जब सेकंड बुक कंप्लीट करेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो बेटा आते हैं आज सेकंड बुक को देखते हैं जरा। सेकंड बुक के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिज़ाइन करते हैं। अगर आप सेकंड बुक के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे तभी आपका काम क्लियर हो जाएगा और आप बिना निश्चिंत के मतलब बिना टेंशन के आप अपने 56 में से 56 गेन कर सकेंगे, क्योंकि मैंने अपने टॉपिक का मैंने अपने आपके फिजिक्स के पेपर का सब तरीके से एनालिसिस कराया ताकि 2023 का पेपर 20 ऑफ मार्च को जो भी बच्चे देने जा रहे हैं वो 56 में से मिनिमम स्कोर 45 गेन कर सकें और मैक्सिमम 56 का 56 गेन कर सकें। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकंड बुक के चैप्टर 9। अगर हम चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 जो आपके पास है उसके इम्पॉर्टेंट की बात करें तो हमारे पास है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा इससे कन्फर्मली आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो 4 मार्क्स का बनता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो आपको 4 मार्क्स में भी वो डिवीज़न करके देते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे करके देते हैं। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके पास, सबसे पहली चीज़ बनती है आपके पास फर्स्ट, उसमें आता है आपका रिफ्लेक्शन। मतलब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पहली चीज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ आपको रिफ्रैक्शन, ये दोनों आपको याद दिमाग में होने चाहिए। तो आपको सिर्फ लॉ याद रखने, क्योंकि लॉ पे भी आपसे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड वन, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो आपके पास हो जाता है किस वाले बेस पे? आपसे TIR पे बेस हो जाता है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कन्फर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं TIR को, क्योंकि TIR में आपको देखा होगा कि मिराज, ठीक है ना, ये सारी जो एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि 10th में भी ये बातें होती थी और वही चीज़ अब सेम टू सेम 12th में भी आ गई हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है यहीं पे TIR के साथ साथ आपसे जो पूछने वाला है वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पूछने वाला है। अब स्फेरिकल मिरर में क्या आ जाता है हमारे पास? स्फेरिकल मिरर में आपने देखा हो तो स्फेरिकल मिरर का आपके पास एक फॉर्मूला आता है जिसको आप बोलते हो यहाँ पे आप 2 टाइप के बताते हो ना, इसमें μ1 और μ2 वाला जो आपके पास आते हैं, वो जो फॉर्मूला आता है स्फेरिकल मिरर के हिसाब से वो आपसे पूछा जा सकता है। जिसमें आपके पास क्या हो सकता है, स्फेरिकल मिरर के अंदर मेन जो चीज़ इसमें बात होती है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए होती है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन दोनों पे पूछे जाते हैं। तो आप कोई सा भी एक डेरिवेशन याद कर लें मिरर के लिए, जो आपके पास आता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू जो आपके पास इक्वेशन आती है, उसमें बस ये जानना कि विद साइन पुट करना है वो चीज़ है। तो जो भी मिरर का काम आता है वो आपको दिमाग में रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, इन दोनों में से किसी भी एक के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आपको दिमाग में फिट करना है। इसके बाद आपके पास आता है मैं आगे आपसे बात करूँ स्फेरिकल मिरर के अलावा इसमें आपके पास आता है लेंस। अब लेंस में मोस्ट, देखो ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा, मैंने आपके सामने इस पर बोलने की भी नहीं सोची कि हाँ यार मैं बोलूँ इस पर, ठीक है। मेन तो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो बेटा मैं आपको कल से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मैंने MI लिख दिया वहाँ से 100% क्वेश्चन आने की जिम्मेदारी है, ये बात आप बिल्कुल फिक्स कर लो, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला रटना है बेटा, पूरा डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एक आपके पास आता है रिलेशन बिटवीन V एंड U फॉर लेंस, जिसको आप लेंस फॉर्मूला भी कहते हो। लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर फॉर्मूला होता है वैसे लेंस फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास आता है, आपको पता है VU और F के बीच में रिलेशन निकलता है। VU F के बीच में रिलेशन आपसे पूछे जाए, V क्या होती है आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज,
ठीक है, और यू होता है आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एफ होती है आपके पास फोकल लेंथ। तो इस पे कन्फर्मली आपसे क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, अगर न्यूमेरिकल पूछ लेगा तो वो इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा। अगर उसने न्यूमेरिकल नहीं पूछ के आपसे वी और यू में कभी कभार क्या करता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी उठवा देता है कि साहब वी और यू के बीच में ग्राफ बनाओ, तो वो ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट चीज आ सकती है आपके पास में, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक यही लगाया है, इस पर तो मैं साफ साफ दिख रहा हूँ न्यूमेरिकल पूछेगा, मैं आगे के बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल पे फोकस कर ले, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे चलता है ये पूरा। ठीक, इसके बाद आपके पास जो चलता है, ये सारी होने के बाद आपके पास माइक्रोस्कोप वगैरह आते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप आता है ना, माइक्रोस्कोप आ गया आपके पास, जिसमें आपके पास कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आपसे डेरिवेशन वो करवा सकता है, ये बात दिमाग में रखें। मैं सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, मैं टेलीस्कोप की बात ही नहीं कर रहा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बनाएगा वो, ठीक है, टेलीस्कोप पे नहीं बनाएगा। इसके बाद लास्ट और फाइनल टॉपिक बचता है जिसको आप बोलते हो रेनबो। इस पे वो क्वेश्चन आपसे कन्फर्मली पूछेगा, रेनबो पे या स्कैटरिंग पे, इन पे वो क्वेश्चन 100% पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5, इन 5 कर लो आप, चाहे इनको नहीं भी करोगे ना चल जाएगा काम, लेकिन इन 5 कर लिया तो आपके पास 100% है कि आपसे ये वाला रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आपसे पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। इसके बाद आपने चैप्टर की बात करते हैं, 9 नंबर चैप्टर के बाद आता है 10 नंबर चैप्टर। 10 नंबर चैप्टर आता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। 10 नंबर चैप्टर आया हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में क्या पूछेगा, कुछ नहीं, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज उठ के आती है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल आपसे पूछेगा, हाइगन्स प्रिंसिपल आपसे 1 या 2 मार्क्स का पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, हाइगन्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिज़ाइन होते हैं ना, ये रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के जो डेरिवेशन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आप देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, दोनों डेरिवेशन को बिल्कुल दिमाग में फिट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं ये, ठीक है। तो आपको दिमाग में इस बात को रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकेंड वन, YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बेटा इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डेरिवेशन भी YDSC का, ठीक है ना, रट्टा मार सकते हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको फोकस करना है पोलराइजेशन पे, किस पे बेटा, पोलराइजेशन पे, ये आ गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के साथ आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं 3-4 निकल के, जिसको आप बोलते हो मैलुस लॉ, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रेस्टर एंगल, BRUWSTER, ब्रेस्टर एंगल, ये हो गया, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो मैलुस लॉ हो गया, ब्रेस्टर एंगल हो गया, ये वो टॉपिक हैं जो ये समझ देना RBSC में जो हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके मतलब प्रिय टॉपिक, जिनको प्यार होता है ना, प्यार, वो टाइप उनके मतलब प्रेमी टॉपिक है उनके, ये मैलुस लॉ, ब्रेस्टर एंगल, इनसे पूछना ही पूछना है, कंफर्म है कि साला पूछेंगे ही पूछेंगे। चाहे वो नींद में भी उठा के उनसे बोला जाए ना, बेटा सर आप इन पे किस पे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो वो इनके नाम तो कंफर्म लेंगे कि यार इन पे लेना है मेरे को। एक उसके बाद वो लिखते हैं इस पे आपसे इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन बनवा लेते हैं वो आपसे, किस पे, इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन बनवा लेते हैं। तो ये इंटरफेरेंस पे भी आपको दिमाग में रखना है कि यार इंटरफेरेंस से मेरे पास क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब इंटरफेरेंस का आपसे थिन फिल्म, ये इसकी एप्लीकेशन हो जाती है, थिन फिल्म, क्योंकि बेटा देखो 11 तो आपका बोर्ड होता नहीं है तो इतनी टेंशन वाली बात होती नहीं है, लेकिन 11th में वेव जो आप पढ़ते हो ना, वेव, वहाँ पे इंटरफेरेंस का रोल आता है, तो वहाँ तो वो कुछ कर नहीं सकते, आपका बिगाड़ नहीं सकते, वो बिगाड़ेंगे कहाँ आपका यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में बिगाड़ लेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस आता है वो भी उसी वेव से रिलेटेड आता है, देखो चैप्टर का नाम भी तो वेव ऑप्टिक्स ही है, इसी वजह से वो आपका सारा का सारा ज्ञान आपसे यहाँ पे ले लेते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ के यहाँ से 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे और आपसे काम करवा लेंगे कि व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड डिफाइन वन एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो वो कौन सी आती है, थिन फिल्म की आती है, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी मैंने, एक तो आपके पास ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, ठीक है, इसके अलावा डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और चौथा ही, सिर्फ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए मैंने और कोई भी फालतू का काम आपको नहीं बता रहा। तो बात आपके समझ में आ रही होगी, मैं सिर्फ किस पे बात कर रहा हूँ आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, अब आती है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, इसके बाद आपके पास आता है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है, मैं सबसे पहले इस चैप्टर को ले रहा हूं जिसमें आप बोलते हो डुअल नेचर, ठीक है ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट, इस पे आप लेते हो,
ठीक। अब डुअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिमाग में रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे नहीं रखना, कोई आपसे पूछेगा कि बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करो, कोई नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं पूछने वाला। क्या पूछने वाला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है और करंट के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट आप चाहे याद करो मत करो, लेकिन वो जो ग्राफ होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राफ, क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनाते हैं ये ग्राफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ग्राफ। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उनको शुरुआत में लगेगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, पूरा मतलब हर चैप्टर के अंदर आके सर पूरे के पूरे टॉपिक बता देते हैं। लेकिन आप इस बात को नोटिस करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस टॉपिक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ मैं उसकी बताता हूँ। अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली, पूरा टॉपिक भी नहीं पढ़ना, तो भी आपका काम हो सकता है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मैंने ग्राफ बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ आती है यहीं से हमारे पास, एक दिमाग में रखना है हमें, आइंस्टीन रिलेशन। आइंस्टीन रिलेशन, और इसको प्लैंक कांस्टेंट के साथ जोड़ देना है। प्लैंक कांस्टेंट के साथ इसको जोड़ना है। हकीकत में आइंस्टीन रिलेशन को प्लैंक कांस्टेंट के साथ जोड़ देना है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बेटा इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को दिमाग में फिट कर लेना। ये मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि आपसे क्या करेंगे, इस पे तो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया तो इन पे 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। और अगर इस पे न्यूमेरिकल ना पूछा तो ये ध्यान रख लेना कि आपसे डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट का लिखवाएगा पूरा का पूरा, वो आपको दे देगा। यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ा गया, भाई साहब लिखो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को पूरी राम कहानी लिखो, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। सेकंड वन आता है हमारे पास, इसी के अंदर मैं एक और ले रहा हूँ, डुअल नेचर के बाद हमारे पास आता है यहीं से आपके पास एटम एंड न्यूक्लियस, या एटम ही ले लेते हैं बस। एटम के अंदर सबसे पहले आपको अपने रदरफोर्ड मॉडल को देखना है। रदरफोर्ड मॉडल को देखना है। इसके अलावा आपको बोहर्स पोस्टुलेट्स देखना है, बोहर्स पोस्टुलेट। इसके अलावा जो आपकी सीरीज आती है कौन कौन सी, लाइमन, बामर, पास्टन, उसमें जो हाइड्रोजन, देखो आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम की पूरी सीरीज को आपको डिफाइन करना है, लाइमन, बामर, पास्टन। तो ये वाला मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि आपसे कन्फर्मली पूछा जाएगा ये, कन्फर्मली। कोई आपको रोकने से मतलब अगर आपने इनको दिमाग में रख लिया ना, तो आपको 110% आपका काम हो जाएगा। तो इसको लाइमन, बामर, पास्टन, ये जो सीरीज़ है ना, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपके पास आ गया ये रदरफोर्ड मॉडल, आपसे मैंने बता दिया, बोहर पोस्टुलेट बता दिया, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। बस इतना ही सफिशिएंट है। हाँ, ये ध्यान रखना कि रदरफोर्ड मॉडल और डिफरेंस बिटवीन, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर्स मॉडल, इनमें क्या डिफरेंस था ये आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। तो आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको समझें, एक तो आपके हाइड्रोजन वाले, इसको समझें। सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको समझना है, इसको समझना है, ठीक है। एक साथ मैंने बताई। अब एक और मैं आपसे बात कर रहा हूँ न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी की, जरा न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी पे भी ध्यान दे लें। न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी में एक डेरिवेशन है, न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी, इसमें एक डेरिवेशन है। क्या डेरिवेशन है, आपको पता है कि डेरिवेशन कौन सा है, वो जिसको आप बोलते हो हाफ लाइफ, एंड उसके अंदर होता है रेडियो एक्टिविटी। ये हाफ लाइफ का डेरिवेशन आता है आपके पास, जिसमें आप बोलते हो T = 0.693/λ। बेटा ये आया कैसे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए आप निकालते हो ना पूरा का पूरा, वो क्या निकालते हो, n डिवाइड बाय n0 1/2⁴n। ये कैसे निकालते हो आपको पता है ना, ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% है कि इस साल सन 2023 में पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। आप बिल्कुल फिक्स कर लें कि RBSC 2023 के पेपर में ये चीज़ पूछने जाने वाली है, कन्फर्मली नोट कर लें इसको, ठीक है। तो एक डेरिवेशन आपको ये याद रखना है रेडियो एक्टिविटी का। सेकेंड वन आपके पास बचता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पे आप क्वेश्चन मान के चल लें, या बाइंडिंग एनर्जी पे आपसे वो क्या पूछ सकता है, शॉर्ट नोट। तो आप न्यूमेरिकल या शॉर्ट नोट की फॉर्मेट में दिमाग में रखें इसको, न्यूमेरिकल या फिर शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में।
आपको इसी बाइंडिंग एनर्जी को ध्यान रखना है आपके पास, ठीक है ना। इसमें आप मास डिफेक्ट निकालते हो, डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर, ई की वैल्यू निकालते हो, ठीक। सेकेंड वन लास्ट वन आता है, इसके अंदर आपको पूछा जाता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन देखो ये तो कोई भी बता देगा, इवन आपको भी पता होगा कि ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये आपके दिमाग में रिएक्शन सहित रहने चाहिए। और इसके जो डायग्राम है ना बेटा, वो बिल्कुल डायग्राम पेंसिल से बना के आना। देखो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको कुछ टिप्स दिए थे कि आपको अपने एडमिट कार्ड को कैसे संभाल के रखना है। सेकंड लेक्चर में भी मैं आपको बिल्कुल एक टिप दे रहा हूँ, और वो क्या है, आपको डायग्राम बिल्कुल पेंसिल से बना के आने हैं। और आपके पास जो भी अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप बढ़िया ढंग से लिखो। आपको वहाँ पे थ्योरी गधे की तरह नहीं लिखनी कि आप थ्योरेटिकल लिखने लग गए, रामायण नहीं लिखनी है वहाँ पे। क्या लिखना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर आप वर्किंग भी लिखना चाहते हो तो वहाँ पे पॉइंट में लिखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ कभी भी मई निकलेगा, क्योंकि कोई भी आज के वक्त में पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा। वो क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, कहानी खत्म, बस। और आप इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके नीचे अंडरलाइन करिए आओ, बस। इससे बेटर आपके पास नहीं है। अब देखो हर चीज़ लिखने की मेथड अपने को आने चाहिए, क्योंकि लिखने का मेथड ही आपको टॉपर बनाता है, ये बात ध्यान रखना। टॉपर भी वही लिख रहा है जो आप लिखते हो। अगर आप पूरा याद करके कहो, टॉपर ही वही लिख रहा है, बस टॉपर के लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसको आप अगर पकड़ लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक आपके पास राइटिंग भी आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करो डायग्राम के अंदर ही पेंसिल स्केल से बढ़िया डायग्राम बनाओ शांति से, और उसके अंदर ही मोस्टली एक्सप्लेन कर दो, ताकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगला देखो आप यहाँ से, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये आपके पास हो चुका है। अब लास्ट और फाइनल टॉपिक बचता है जिसको आप बोलते हो सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज पीएन जंक्शन डायोड, मैं और कुछ करूंगा ही नहीं, पीएन जंक्शन डायोड ही लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो आपसे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पे क्वेश्चन पूछे ना पूछे, पीएन जंक्शन डायोड पे पूछेगा, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। इसके बाद आता है आपके पास यहीं से आपको गेट्स पे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से लिख रहा हूँ गेट्स पे। मैं यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक। ये चीज़ आ गई आपके पास। तीसरी चीज़ आती है आपके पास, एक आपने वो देखा होगा ना, सोलर सेल, एलईडी, फिर ना लाइट इमिटिंग डायोड, इसके अलावा फोटो डायोड, जीनर डायोड, ये थे ना आपके। सोलर सेल, ये था सोलर सेल, ठीक है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड हो गया, एंड जीनर डायोड हो गया। बेटा इनको याद कर लेना बस, वो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा इस बार, आपसे थ्योरी पूछेगा, बस ये इतना ही है। सेमीकंडक्टर में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस पीएन जंक्शन डायोड में भी डिप्लेशन रीजन याद होना चाहिए। डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है, वो भी डिप्लेशन रीजन में भी कौन सा ग्राफ जो उसका आता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक आता है ना डिप्लेशन रीजन के, जो आपके पास ग्राफ आता है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्ट बायस के अंदर किस तरीके से वीआई बनता है, वो फिट दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन के डिफाइन कीजिए। ये आपसे 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा वो। दूसरा आपसे 1.5 मार्क्स पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी या जीनर डायोड में कुछ भी पूछ सकता है इन चारों में से। तो इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक कि आज मैं अभी अपना लेक्चर ओवर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और अब मैं जो अपने वीडियो डालने वाला हूँ वो नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट आपके लिए SFI KTP आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ चुका है, क्रैश कोर्स लेके आ चुका है। तो जो भी बच्चे 12th के बाद क्रैश कोर्स करना चाहते हैं वो उनका लिए वेलकम है। उनकी बहुत फीस कम होगी इस बार, हमने MBC SC ST कैटेगरी के लिए भी बिल्कुल बहुत कम फीस के अंदर भी क्रैश कोर्स रखा है। तो आप आएँ बेटा, 1 अप्रैल को आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। अभी हम केमिस्ट्री के भी टिप्स लेके आएंगे आपके लिए, तो आप केमिस्ट्री भी उसमें बढ़िया ढंग से आपको मैडम सिखाएंगे। मेरी जो वाइफ है अंजलि बेदी, वो केमिस्ट्री की सीनियर फैकल्टीज़ हैं, वो भी आपको सिखाएंगे कैसे केमिस्ट्री का पेपर आपसे अच्छे से अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो आप नीट की तैयारी कैसे करें उसके लिए हम आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप यहाँ आएँ, SFI KTP के अंदर क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। मैं आपकी पूरी कोशिश कर दूंगा कि 720 आउट ऑफ 650 600 तक आपका स्कोर मेंटेन हो। तो आप आएँ एज सुन एज पॉसिबल। 5 और 5 अप्रैल से आपका क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपकी भी 5 अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 12th के बच्चे जितने भी उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आएँ और मुझे बताएं कि आपका फिजिक्स का पेपर हमारे यहाँ से देखने के बाद आपको कैसा आपका पेपर गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सबका पेपर बढ़िया जाएगा और सबके 45 से ऊपर प्लस में मार्क्स आएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय।